प्रशिक्षु शिक्षकों, आज हम बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि या इंटेलिजेंस। बुद्धि के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षागत परिस्थितियों में बालकों के बौद्धिक स्तर का ज्ञान होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना बौद्धिक स्तर के ज्ञान के हम कक्षा के बैठने की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियमित और नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे देर से सीखते हैं, जो बच्चे देर से ग्रहण करते हैं, उनको निश्चित रूप से हमें आगे बैठाना चाहिए, जबकि जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं उन्हें थोड़ा सा उनके पीछे बैठाना चाहिए। इसलिए हमें शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि का और बुद्धि के प्रत्यय का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम यह देखें कि शैक्षिक मनोविज्ञान में बुद्धि के बारे में कब से जानने की उत्कंठा मनोवैज्ञानिकों में हुई, तो हम यह देखते हैं कि बिनेक ने 1905 में बौद्धिक प्रयोगशाला की स्थापना की। उसके पूर्व से ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को जानने का प्रयास किया, परंतु आज भी इसमें शोध चल रहा है। क्यों? इसलिए कि बुद्धि एक अमूर्त व्यवस्था है। बुद्धि एक ऐसा प्रत्यय है जो देखा नहीं जा सकता। जैसे यदि हमको यह कह दिया जाए कि कौन सा बालक लंबा है, कौन सा छोटा है, तो हम यह देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। वहीं पर अगर यह कह दिया जाए कि कौन सा काला है, कौन सा गोरा है, तो यह प्रत्यय भी, इस चीज़ को भी जानना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन बुद्धि चूंकि एक अमूर्त प्रत्यय है, इसलिए जब तक बालक कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा तब तक हम नहीं जान सकते हैं कि उस बालक में कितनी बुद्धि है और उसका स्तर क्या है। इसलिए आवश्यक है कि हमें बुद्धि के प्रत्यय को समझना चाहिए। प्रकृति ने इंसानों को बनाया, सभी इंसान समान नहीं होते हैं, देखने में भी अलग लगता है। कोई व्यक्ति बहुत लंबा होता है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं हम, अमिताभ बच्चन काफ़ी लंबे हैं और कुछ छोटे भी कलाकार होते हैं। ठीक वैसे ही बौद्धिक, व्यक्तित्व आदि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो हर व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती हैं। सभी लोगों का व्यक्तित्व एक सा नहीं होता, सभी लोग बौद्धिक स्तर के रूप से एक से नहीं होते हैं, सब में यह स्तर अलग अलग रूप में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि हर बालक में अलग अलग रूप में पाई जाती है। कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, बातों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ कम बुद्धिमान होते हैं और बातों को धीरे धीरे ग्रहण कर पाते हैं, या कई बार उन्हें अभ्यास भी कराना पड़ता है। तो इसलिए सभी लोगों में बुद्धि भी समान रूप से नहीं पाई जाती है, सब में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। तो आज हम बुद्धि या इंटेलिजेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि के अध्ययन को करने के लिए हम इसके 3 पक्षों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कार्यात्मक पक्ष, उसके बाद संरचनात्मक पक्ष और उसके बाद क्रियात्मक पक्ष। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत बुद्धि क्या है? कार्यात्मक पक्ष के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि बुद्धि क्या है, अर्थात बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि की क्या परिभाषा है। उसके बाद संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी बुद्धि को एक संरचना प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे विभिन्न विद्वानों ने एक कारक, द्विकारक आदि बुद्धि के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उसी प्रकार क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हम बुद्धि को निकालने का प्रयास करते हैं कि किसमें कितनी बुद्धि है, यानी बुद्धि के प्रमुख पैमानों के बारे में जानते हैं, इकाइयों के बारे में समझते हैं, बौद्धिक स्तर या बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम
देखते हैं कि बुद्धि क्या है। तो आइए हम देखें कि बुद्धि का अर्थ क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले कार्यात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत बुद्धि क्या है इसके बारे में देखेंगे, और बुद्धि क्या है इसके अंतर्गत हम उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम ये देखें कि बुद्धि का अर्थ क्या है। तो जितने लोगों से आप पूछें सब लोग अलग अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा कि बुद्धि अगर कोई जल्दी सीख लेता है तो वह बुद्धिमान है, यही एक उसका पैमाना है। तो कोई कहेगा कि कोई जल्दी समायोजित कर ले, कोई ज़्यादा अच्छा ढंग से बात कर ले। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग लोगों की बुद्धि के संबंध में अलग अलग व्याख्याएं होंगी, अलग अलग उनका मत होगा। यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि यह स्पष्ट करेंगी कि वास्तव में बुद्धि है क्या। इसके अंतर्गत जब हम पहली परिभाषा देखते हैं तो स्टर्न महोदय की परिभाषा है। स्टर्न महोदय ने क्या लिखा है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की योग्यता है। मुख्य बात क्या है इसमें, जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप क्या है, समायोजन करने की योग्यता। अर्थात जो व्यक्ति जितना शीघ्रता से समायोजन कर ले वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। समायोजन का मतलब है कि नई परिस्थितियों में अपने आप को कौन कितनी जल्दी ढाल लेता है, यही समायोजन है। उसके बाद हम देखते हैं बकिंघम महोदय की परिभाषा। बकिंघम महोदय ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है यानी जो व्यक्ति जितनी जल्दी सीखता है वो उतना ही बुद्धिमान है। जो व्यक्ति देर से सीखता है वो उससे कम बुद्धिमान है, जो और देर से सीखता है वो उससे भी कम बुद्धिमान है। इस प्रकार बकिंघम महोदय ने सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा। उसके बाद टर्मन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। इसको देखिएगा आप लोग, टर्मन महोदय ने कहा है व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन करने का मतलब है सिद्धांतों के बारे में, अमूर्त चिंतन करने का मतलब होता है सिद्धांतों के बारे में चिंतन करना। हम यह देखें कि कैसा हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बताया कि मनोविज्ञान पहले दर्शन का विषय था और बाद में मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके एक नए विषय के रूप में स्थापित किया गया। तो हम यह देखते हैं कि जितना व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर लेता है, अमूर्त चिंतन कौन कर पाते हैं, जो दार्शनिक होते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी अमूर्त चिंतन करते हैं और उसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से टर्मन महोदय ने कहा कि बुद्धि जो है वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि बुद्धि को तीन जो है विद्वानों ने अलग अलग रूप से कहा है। तो स्टर्न महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है, यानी नंबर 1 बुद्धि क्या है, समायोजन करने की योग्यता है। तो बकिंघम महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। और टर्मन महोदय ने कहा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए। इस तरह से अगर हम देखें तो बुद्धि के 3 प्रारूप समझ में आते हैं, यानी अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समायोजन करने की योग्यता और सीखने की योग्यता। 3 प्रारूप समझ में आते हैं। इसको हम लिखते समय यह भी देख सकते हैं कि इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। जैसे कि बुद्धि क्या है, जब हम परिभाषित करने लगेंगे तो स्टर्न की परिभाषा को ये लिखकर पहले हेडिंग डाल सकते हैं कि समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और वहाँ पर स्टर्न की परिभाषा कर देंगे। उसके बाद हम सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और वहाँ पर बकिंघम की परिभाषा स्थापित कर देंगे। और
अमूर्त चिंतन के योग्यता के रूप में बुद्धि, और वहाँ पर हम टर्मन की परिभाषा को स्थापित कर देंगे। लेकिन बाद में जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने बुद्धि के इन तीनों ही प्रारूपों को मिला करके और एक सफल परिभाषा देने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत वेसलर की परिभाषा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जिसके अंतर्गत इन्होंने तीनों ही चीज़ों को समाहित किया है, यानी कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है, और बुद्धि सीखने की योग्यता है। और उनकी परिभाषा इन तीनों ही चीज़ों को स्पष्ट करती है। जैसे बुद्धि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने तीनों ही चीज़ों को समाहित कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि पहले स्टेप में उन्होंने उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की बात कही है, तार्किक चिंतन वही अमूर्त चिंतन करने की बात कही है, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने यानी कि समायोजन की बात कही है। अर्थात तीनों ही परिभाषाओं को वेसलर ने अपने में समाहित कर लिया है।